अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं संधि। तो देखिए संधि किसे कहते हैं। संधि कितने प्रकार की होती है। संधि को पढ़ने से पूर्व जिस विषय वस्तु का हमें ज्ञान होना आवश्यक है वह हम पढ़ चुके हैं। किसी भी विद्यार्थी को संधि पढ़ने से पूर्व वर्णों का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। तो जब हमने वर्ण पढ़े तो वर्णों के बाद हम पढ़ने जा रहे हैं संधि। तो देखिए हमारी भाषा है संस्कृत और वीडियो के प्रारंभ में हमने एक बार के लिए देखा था कि इसके अंदर सम, क्रि और त प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो त प्रत्यय में क का लोप होकर के शेष बचता है तय, क्रि का शेष बचेगा क्रि और सम का मैं वह अनुस्वार में बदल जाएगा। तो इस प्रकार की स्थिति बनती है संकृत। तो इस बीच की जो स का आगम है ये बीच में हमने स ऐड किया और बन गया संस्कृत। अब ये संस्कृत में स कहां से आया तो इसकी छोटी सी हम चर्चा कर लेते हैं कि संस्कृत शब्द के अंदर जो दो संधियों का प्रयोग हुआ है, नंबर एक संधि का नाम है अनुस्वार और नंबर दूसरा संधि नहीं आगम है जिसको हम सुडागम संधि इस प्रकार से भी पढ़ सकते हैं कि स का जहां आगम होता है उसको हम कहेंगे सुडागम संधि। तो दोस्तों सुडागम संधि का नियम, सामान्य नियम यही है कि एक उपसर्ग होता है सम और एक उपसर्ग होता है परि। जब कभी भी संस्कृत व्याकरण में या संस्कृत के किसी भी शब्द में हम ऐसा देखेंगे कि सम उपसर्ग के बाद में प्री धातु से बना शब्द आए। प्री धातु से बहुत हजारों शब्द हैं, प्री धातु से बना हुआ कोई भी शब्द आता है जैसे कृतय, कार, करोति, कृतम, कर्णम, इस प्रकार कोई भी प्री धातु से बना हुआ शब्द आ जाए सम उपसर्ग के बाद तो बीच में हमें दंत्य से का प्रयोग करना है। इसको कहा जाता है दंत्य से, यानी कि इसका हम बीच में आगम कर देंगे। इसी संधि का नाम है सुडागम संधि। और परि उपसर्ग के बाद भी जब कभी भी हम देखेंगे कि क्री धातु से बना हुआ कोई शब्द आ रहा है, क्री धातु से निर्मित किसी भी शब्द का प्रयोग परि उपसर्ग के बाद में हो रहा है, तब भी हम परि उपसर्ग और क्री धातु से बने हुए शब्द के मध्य स का प्रयोग करेंगे। लेकिन वह स दंत्य स ना होकर के वह स होगा तालव्य मूर्धन्य स, यानी जिसको हम षटकोण वाला स कहते हैं, इस मूर्धन्य स का आगम हो जाएगा। उदाहरण के लिए जैसे देखें सम और सम के बाद में प्रयोग हुआ कृत का, तो इस धन के चिन्ह के बाद में जो कृत शब्द है वह क्री धातु से बना है और पूर्व में सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो सम उपसर्ग के बाद में क्री धातु से बना हुआ शब्द आए तो बीच में दंत्य से का प्रयोग कर देंगे और जैसे ही हमने दंत्य से का प्रयोग किया तो हमारा शब्द बन गया संस्कृत। तो ये तो रही बात संस्कृत शब्द में कौन सी संधि है। तो संस्कृत शब्द में मूलतः दो संधियों का प्रयोग हुआ है, अनुस्वार संधि का, सुडागम संधि का। अब अनुस्वार संधि किसे कहते हैं। अनुस्वार संधि का मतलब, अब परिस में भी एक उदाहरण देखिए, परि प्लस कार, एक उदाहरण इसका भी छूटा है वो भी देखिए, परि प्लस कार। अब कार शब्द जो है क्री धातु से बना हुआ शब्द है, लेकिन पहले उपसर्ग कौन सा है, परि। जब परि उपसर्ग के बाद में क्री धातु से बना हुआ कोई भी शब्द का, किसी भी शब्द का प्रयोग किया जाएगा तो बीच में हम स का आगम करेंगे और इस स कौन सा होगा, षटकोण अर्थात मूर्धन्य स का प्रयोग करेंगे तो हमारा शब्द बनेगा परिष्कार। अब बात करते हैं अनुस्वार संधि की। तो देखिए एक शब्द होता है पदांत। पदांत का मतलब किसी भी पद के अंत में, या यूं कह सकते हैं किसी शब्द के अंत में, शब्द और पद के अंदर बड़ा माइनर सा अंतर होता है। किसी भी शब्द का जब हम वाक्य में प्रयोग कर देते हैं तो वो पद बन जाता है। तो देखिए पद के अंत में मैं, सबसे लास्ट में म आए और उसके बाद में कोई भी व्यंजन आ जाए, कोई भी व्यंजन अभी हमने पढ़े 33 होते हैं। तो पद के अंत वाले मैं के बाद में किसी भी व्यंजन का प्रयोग हो जाने पर इस मैं को बिंदु, जिसको हम
भाषा के अंदर अनुस्वार कहते हैं। इस मैं को हम बिंदु में यानी अर्थात अनुस्वार में बदल देते हैं, इसी का नाम अनुस्वार संधि मोनुस्वार सूत्र से जो है। तो यहां पर जब हम देखेंगे सम, उपसर्ग जो होते हैं वह अपने आप में पद माने जाते हैं, तो इस सम के अंत में मैं है और मैं के बाद में क्री अर्थात क, इस क व्यंजन के होने पर इस मैं को हमने अनुस्वार में बदला और इस सम का बन गया सम। आगे सुडागम संधि से हमने स का आगम किया, शब्द बना सम्स, क्री में अर्थ प्रत्यय जोड़ करके शब्द बनाया हमने कृत और शब्द बन गया हमारा संस्कृत। तो संस्कृत इस शब्द की चर्चा करने के बाद हम सबसे पहले बात करते हैं संधि की, कि संधि किसे कहते हैं, संधि के प्रकार कितने होते हैं, संधि का निर्माण कैसे हुआ है, संधि शब्द कौन से लिंग का होता है। तो ये कुछ सामान्य बातें, यद्यपि इन समस्त बातों का 9th और 10th के विद्यार्थियों के एग्जाम से सीधा लेना देना नहीं है। एग्जाम में सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं, सीधी संधि पूछी जाती है, शब्द का या तो विच्छेद कीजिए या विच्छेद किए गए शब्द को आप मिला दीजिए और संधि का नाम लिखिए। लेकिन फिर भी हम थोड़ी चर्चा कर ही लेते हैं। शब्द है आपका संधि या संधि। देखिए एक उपसर्ग होता है सम, धा, की, इससे मिलाकर के शब्द बनता है संधि। अब संस्कृत व्याकरण में विधान है कि प्रत्यय अंत में जब भी आएगा तो शब्द होगा पुल्लिंग। तो देखने में, प्रयोग करने में, बोलचाल की भाषा में संधि शब्द हमें स्त्रीलिंग लगता है, संधि होती है। यद्यपि ऐसा ही हिंदी भाषा का एक अपना अलग जो है नेचर है, लेकिन सम प्लस धा प्लस की संस्कृत में हमसे कोई भी पूछे कि संधि शब्द कौन से लिंग का है, तो की प्रत्यय की वजह से संधि शब्द जो है पुल्लिंग का है। अब देखिए संधि किसे कहते हैं। सबसे पहले परिभाषा आती है, परः है, सन्निकर्ष है, संहिता। अब इस संहिता और संधि में कुछ विद्वान अंतर करते हैं, कुछ विद्वान अंतर नहीं करते हैं। जहां तक मैं जितना जानता हूं उसका मतलब यह है कि सन्निकर्ष का मतलब निकट, दो वर्ण इतने निकट आ जाएं कि उनमें परिवर्तन होना संभव हो जाए या उनमें परिवर्तन होना अनिवार्य हो जाए, उस स्थिति को कहा जाता है संहिता। और जैसे ही उन वर्णों में परिवर्तन होता है उसका नाम है संधि। यद्यपि संधि और संहिता में कोई ज्यादा भेद नहीं है, उसी का नाम संधि है, उसी का नाम संहिता है। तो देखिए परः यानी परस्पर, एक दूसरे के सन्निकर्ष यानी निकट। जब भी अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि भाषा के जितने भी नियम हैं वह बोलने पर आधारित है, लिखने पर आधारित नहीं है। मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण देता हूं। विद्या प्लस आलय है, पूरी दुनिया जानती है संधि बनेगी विद्यालय है, लेकिन कारण देखिए यहां पर आ स्वर है और यहां पर आ स्वर। जब हमारे विद्वानों ने एनालिसिस किया इन तमाम प्रकार के शब्दों को, जब उन्होंने बार बार बोला तो उन्होंने पाया कि आ के बाद में आ की ध्वनि जब हम बोलते हैं और उसका जब हम एक साथ उच्चारण करते हैं तो दोनों को मिलाकर एक ही ध्वनि निकलती है। विद्या अगर ना रुके, विद्यालय विद्यालय विद्यालय, तो आ प्लस आ बराबर ध्वनि निकलती है, वह आ की। तो पाणिनि ने बताया परः सन्निकर्ष संहिता, अर्थात आ और आ दो वर्णों की स्थिति इतनी निकट हो जाए, यह सिचुएशन जो है इसको हम कहते हैं संहिता। और जैसे ही आ प्लस आ में आ की ध्वनि केवल आ में परिवर्तित हुई, इसका नाम है संधि। अर्थात दो ऐसी ध्वनियां इतनी करीब आ जाएं कि उनमें परिवर्तन हो जाए, उसी परिवर्तन का नाम है संधि। अब वो कौन कौन सी ध्वनियों के बीच में परिवर्तन कौन कौन सा होता है उसके उन्होंने एक समूह बना दिया, एक नियमावली बना दी, जिसको हम स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, अनेक प्रकार के नियमों से हम उसको पढ़ते हैं। लेकिन मूल बात यही है, उन्होंने हजारों शब्द ऐसे देखे हैं जिन शब्दों को एक साथ बोलने पर स्वतः ही उनमें परिवर्तन हो चला है। जैसे मान लीजिए गण और ईश दो शब्द है, एक शब्द है गण और एक शब्द है ईश। आप बिना विराम के जब बोले हम जब बिना विराम दिए, बिना रुके हुए दोनों शब्दों को एक साथ बोलेंगे, गणेश 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 गणेश, तो ए प्लस ई की ध्वनि मिलकर के स्वतः ही ए में परिवर्तित होती है। तो विद्वानों ने इसे इन शब्दों के आधार पर नियम बनाए और गुण संधि का नाम दे दिया। तो कहने का मतलब ये है
संधि किसे कहते हैं? परः सन्निकर्ष संहिता, वर्ण जब इतने निकट आ जाएं कि उनमें परिवर्तन हो जाए उसको हम संहिता कहते हैं, और परिवर्तन होते ही उसको हम संधि कहते हैं। सामान्य तौर पर हिंदी के अंदर जो हम परिभाषा पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को हम संधि कहते हैं। जी हाँ, आ प्लस आ, ये दो वर्ण हैं, इन दो वर्णों को मिलाने से विकार क्या हुआ? एक आ का लोप होकर के केवल आ शेष रह गया। परिवर्तन, विकार का मतलब परिवर्तन। तो दो वर्णों को मिलाने पर जो उनमें परिवर्तन होता है, जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन का नाम है संधि। तो ये तो संधि की परिभाषा है कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार या दो वर्णों को मिलाने पर जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। अब आइए बात करते हैं हम संधि के प्रकार की। संधि कितने प्रकार की होती है? तो सामान्य संधि के कई प्रकार होते हैं। पंच संधि होती है, आगे 3 प्रकार की संधि हम सामान्य पढ़ते हैं। फिर उसके अंदर स्वादि संधि है, प्रकृति भाव संधि है। 9th और 10th के विद्यार्थियों को मूल रूप से यही ध्यान रखना है कि संधि 3 प्रकार से इसको विभक्त करते हैं। सबसे पहली जो संधि होती है वो स्वर या अच संधि। दूसरी संधि जो होती है उसका नाम है हल या व्यंजन संधि, और तीसरे प्रकार की संधि जो होती है उसका नाम है विसर्ग संधि। तो देखिए, अभी हमने संधि की परिभाषा पढ़ी। दो वर्णों को मिलाने पर जो उनमें विकार उत्पन्न होता है या परिवर्तन उत्पन्न होता है उस परिवर्तन का नाम ही संधि है। अब तो देखिए, वर्ण जो हमने पढ़े वह हमने पढ़े स्वर या व्यंजन, बस 2 ही प्रकार के। अब इनका नामकरण कैसे हुआ कि स्वर और स्वर मिले और परिवर्तन किसमें हो? स्वर में। तो जब परिवर्तन स्वर में होगा, किसी भी परिस्थिति में स्वर में यदि परिवर्तन हो रहा है तो उस संधि का नाम होगा स्वर संधि। जैसे गण प्लस ईस, गण स्वर में ही परिवर्तन होगा तो स्वर संधि। इसी प्रकार जब भी परिवर्तन व्यंजन में होगा तो व्यंजन, परिवर्तन के आधार पर इस संधि के नामकरण किए गए। स्वर में परिवर्तन तो स्वर संधि, यदि परिवर्तन व्यंजन। इसमें देखिए, सामान्य कई विद्यार्थियों को बहुत ज्यादा नियमों को रटने की, बहुत ज्यादा संधि से माथापच्ची करने की, उनको सिर्फ इतना समझ में आ जाए कि किस शब्द में परिवर्तन किस में हो रहा है, तो मोटे तौर पर वो ये बता सकते हैं कि इस शब्द में स्वर संधि है, व्यंजन संधि है अथवा विसर्ग संधि है। क्योंकि परिवर्तन के आधार पर पहचानना बहुत ही आसान है कि परिवर्तन यदि स्वर में हो रहा है तो नाम उसका स्वर संधि होगा, परिवर्तन यदि व्यंजन में हो रहा है तो नाम उसका व्यंजन संधि होगा, और वही परिवर्तन यदि विसर्ग में हो रहा है तो नाम उसका विसर्ग संधि होगा। हाँ, प्लस के चिन्ह से पहले स्वर व्यंजन कुछ भी हो सकता है, लेकिन परिवर्तन के आधार पर इनका नामकरण हुआ। और ये हम पढ़ रहे हैं कि स्वर या अच संधि, हल या व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो ये प्रकार है, और सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्वर संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? तो स्वर संधि किसे कहते हैं? दो स्वरों को मिलाने पर या दो स्वरों को एक साथ बोलने पर जब स्वर में परिवर्तन होगा। जब दो स्वरों को मिलाएंगे तो सामान्य बात है परिवर्तन स्वर में होना है, व्यंजन है ही नहीं, तो हम सीधा यही पढ़ेंगे कि स्वर के अंदर जो परिवर्तन होता है उसको हम कहते हैं स्वर संधि। तो सबसे पहले देखिए स्वर संधि। स्वर संधि के मूल जो भाग हैं उसमें हम पढ़ते हैं नंबर 1 यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप संधि,
सामान्य तौर पर स्वर संधि के जो भाग हैं वो 7 भाग हैं। यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, अयादि संधि, पूर्वरूप संधि, पररूप संधि। अब बच्चों को सामान्यतः संधि का ज्ञान हो जाए, वो इस प्रकार से ज्ञान हासिल करे कि वो संधि कभी भूले ही ना, तो उसके लिए एक सामान्य सा सूत्र है। तो आप देखिए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अथवा इसको तुरंत लिख भी सकते हैं। तो क्या करेंगे, हम ये मोटे तौर पर देख लें एक बार कि स्वर कौन कौन से होते हैं। तो स्वर होते हैं अ, ई, उ, री, लृ, अ, ई, उ, री, लृ। तो देखिए, ए के बाद में क्या है अ, ई के बाद में ई, उ के बाद में उ, री के बाद में री। तो यहाँ एरो के चिन्ह से आप ये समझिएगा कि जब भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि दोनों तरफ समान स्वर हो, तो नंबर 1 उसको हम कहते हैं सवर्ण दीर्घ संधि। फिर देखिएगा, एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब प्लस के चिन्ह से पहले 4 वर्ण होंगे, ई, उ, री, लृ। इनके बड़े भेद भी होते हैं, छोटा ई, बड़ा ई, कोई भी हो सकता है। जब हम ये देखेंगे कि प्लस के चिन्ह से पहले ई, उ, री और लृ है और बाद में यहां एक बात हुई समान स्वर की, इसको छोड़ के अर्थात कोई भी स्वर आ जाए, समान स्वर होती तो संधि होती स्वर सवर्ण दीर्घ संधि, और असमान स्वर होते ही नंबर 2 उस संधि का नाम है यण संधि। तीसरी संधि देखिए, जब भी ए या आ के बाद में ई आ जाए, उ आ जाए, री आ जाए या लृ आ जाए, तो इस संधि का नंबर 3 नाम क्या होगा, गुण संधि। देखिए, वापस एक बार देखिए, स्वर है ए, ई, उ, री, लृ। जब भी समान अवस्था प्राप्त हो कि ए के बाद में ए आ जाए, ई के बाद में ई आ जाए, उ के बाद में उ आ जाए, तब तो होगा सवर्ण दीर्घ संधि। प्लस के चिन्ह से पहले आपको ई, उ, री और लृ स्वर दिखाई दे रहे हैं, बाद में आपको समान नहीं असमान स्वर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि समान होती तो दीर्घ संधि हो जाएगी, उस संधि का नाम है यण संधि। प्लस के चिन्ह से पहले ए या आ है, उसके बाद में ई, उ, री और लृ है, तो उसको हम कहेंगे गुण संधि। फिर देखिए, ए या आ, ए, ओ, आई, औ, ए, ओ, आई, औ। ए या आ से पहले, या यूं कहें कि स्वर से पहले, ए या आ से पहले आपको ए, ओ, आई, औ नजर आए, तो नंबर 4 संधि होगी अयादि। ए या आ के बाद में आपको ए, ओ, आई, औ नजर आए, तो नंबर 5 संधि होगी वृद्धि। और फिर देखिए, ए, ओ, ए, ओ, ए से पहले ए, ओ आए तो संधि होगी पूर्वरूप, और ए के बाद में ए, ओ आए तो संधि होगी पररूप। तो किसी भी विद्यार्थी को सामान्यतः एक साथ एक पृष्ठ पर यदि संधि का स्वर संधि का अध्ययन करना हो, तो उसे एक इस प्रकार से अपने दिमाग में नोटिस कर लेना चाहिए कि ई, उ, री, लृ की ध्वनि पहले दिखाई दे तो यण संधि, ई, उ, री, लृ की ध्वनि बाद में दिखाई दे तो गुण संधि, दोनों तरफ समांतर ध्वनियां या समांतर स्वर दिखाई दे तो दीर्घ संधि, ए, ओ, आई, ओ पहले नजर आए तो अयादि संधि, ए, ओ, आई, ओ बाद में नजर आए तो वृद्धि संधि, एस केवल ए से पहले ए, ओ नजर आए तो पूर्वरूप संधि, केवल ए के बाद में ए, ओ नजर आए तो पररूप संधि। यहाँ कुछ कंडीशन अलग है, आगे हम संधि में पढ़ लेंगे कि तो ए कौन सा होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं यण संधि की, कि यण संधि किसे कहते हैं। तो अभी अभी हमने पढ़ा कि यण संधि किसे कहते हैं, तो ई, उ, री, लृ ये 4 स्वर जो है प्लस के चिन्ह यानी ध्वनि के चिन्ह से पहले होने चाहिए, यह इसकी प्रारंभिक शर्त है, उसी संधि का नाम है यण संधि। अभी हमने पढ़ा, हमारे प्राचीन बुजुर्गों ने देखा कि जब भी हम ऐसे शब्द बोलते हैं जिनमें परिवर्तन संभव, तो उन्होंने बहुत सारे शब्दों का जो है एनालिसिस किया, तब जाकर के इन नियमों का निर्माण किया। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं
यण संधि। तो देखिए यण संधि व्याकरण में सूत्र है इको यण ची, अर्थात इक को यण आदेश हो जाता, अची परे रहते, ये अलग विषय है। आप सीधा इतना ही ध्यान दीजिए, ई या ई, उ या उ, री या री और ली। इसके बाद में क्या हो, इसके बाद में हो असमान स्वर। अब समान स्वर किसे कहते हैं? ए के बाद में ए तो समान हो गया, ए के बाद में आ है तब भी समान हो गया, अर्थात ई ई ये समान है, उ समान है, ए आ समान है, री री समान है। तो प्लस के चिन्ह से पहले और प्लस के चिन्ह के बाद में समान स्वर नहीं होने चाहिए। यदि समान स्वर होंगे तो दीर्घ संधि हो जाएगी। तो देखिए यहाँ हमने स्पेशल लिखा है असमान स्वर। तो यहाँ सिचुएशन कुछ इस प्रकार से बनती है, मान लीजिए धन का चिन्ह है, धन के चिन्ह से पहले ई है, तो धन के चिन्ह के बाद में ई नहीं होना चाहिए, ई को छोड़ के कोई भी स्वर होगा तो असमान स्वर में उसकी गणना की जाएगी। तो हम परिवर्तन क्या करेंगे? हम परिवर्तन करेंगे ई या ई के स्थान पर यह कर देंगे, उ या उ के स्थान पर वह कर देंगे, री या री के स्थान पर रे कर देंगे और री के स्थान पर ले कर देंगे, और बाद में जो भी स्वर होगी उस स्वर की मात्रा जोड़ देंगे। और मात्राएं हमेशा व्यंजन में जुड़ा करती है, क्योंकि मात्रा द्योतक या प्रतीक होता है स्वर का। तो यानी कि बाद में जो भी स्वर होगा वो किस में मिल जाएगा? ये रे या ले में मिल जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, मान लीजिए शब्द है इति प्लस आदि। जब हम टुकड़े करेंगे तो हम पाएंगे यहां पर छोटा ई है, त है, ई है। अब देखिए ई त ई मिलाइए इति होगा। तो आपको इस मात्रा पे नहीं जाना, ये छोटी ई की मात्रा सदैव भ्रमित करेगी, क्योंकि हम अगर आपसे कोई पूछे कि प्लस के चिन्ह से ठीक पहले क्या है तो बच्चे आंसर देते हैं जी साहब त है। त नहीं है, आप इसको बोलिए एक बार। मैंने कहा था जितने भी नियम है वो बोलने पे आधारित है। जब आप इसको बोलेंगे इति तो लास्ट में ई की ध्वनि है, अर्थात प्लस के चिन्ह से ठीक पहले ई है और प्लस के चिन्ह के ठीक बाद में क्या है? आ। फिर शेष बच गया आपका डी। तो यहाँ सिचुएशन क्या बन रही है? ई के बाद में आ। तो यहाँ पर देखिए आपका ई कहाँ है? यहाँ। प्लस के चिन्ह के बाद में क्या आ रहा है? आ रहा है। तो असमान है कि समान है? बोले साहब असमान है। असमान है तो यण संधि का नियम कार्य करेगा, और यण संधि का नियम कार्य करेगा तो ई के स्थान पर हम यह कर देंगे। तो ई के स्थान पर यह करेंगे तो ये हो गया ये, शेष यथावत जैसा है वैसा लिख दो। तय का तय, ई का ई, आ का आ और दी का दी। अब जब हम इसको मिलाएंगे तो ई आधा तय, ये में आ, मात्रा जोड़ देंगे इत्यादि, और संधि का नाम क्या हो जाएगा? संधि का नाम होगा यण संधि। इसी प्रकार से अनेकों उदाहरण पढ़ सकते हैं। उ का जैसे हम उदाहरण पढ़ते हैं, चिन्ह परिचित उदाहरण है सु प्लस आगतम। सीधा बोर्ड पे लिखते बच्चे अपने आप जवाब देते हैं स्वागतम। तो देखो एक बार स्वागतम किस प्रकार से बनेगा। तो सबसे पहले ठीक प्लस के चिन्ह से पहले जो स्वर है वह आपका है उ। उ किसमें से निकला? तो स हो गया आधा। जब भी हम व्यंजन में से स्वर को पृथक कर देते हैं तो व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर के संभव नहीं है, इसलिए हम हमारी सामान्य भाषा में उसको कहते हैं आधा, लगड़ा से, या हम उसको कहते हैं व्यंजन हल। इस चिन्ह को कहते हैं हल का चिन्ह, यानी यह चिन्ह होते ही इसका मतलब ये कि हल है। हल का मतलब व्यंजन, हल अंत में है तो हलंत, तो ये हलंत का चिन्ह है, हल का चिन्ह है। तो स उ, आगे क्या है? आ, ग, त, मैं। अब देखिए उ के बाद में क्या आ रहा है? आ। जब उ के बाद में आ आएगा तो समान है कि असमान? यदि उ के बाद में उ होता तब तो दोनों समान हो जाते, लेकिन उ के बाद में आ है, अर्थात ये क्या है? असमान। जब असमान है तो उ के बाद में असमान स्वर आएगा तो उ के स्थान पर आदेश क्या करना है? व। तो उ के स्थान पर हम आदेश क्या करेंगे? व। आगे आ, ग, त, मैं, और यहाँ पर आधा स। मिलाइए, देखिए इस आदेश के बाद में कोई स्वर नहीं है तो आधा ही लिखा जाएगा, आधा लिख दो। इस व के बाद में आ है तो वह में आ मिलेगा, वा लिख दो। ग का ग, तय का तय, मैं। अब आपका शब्द बना स्वागतम। पूछे संधि कौन सी है तो हम जवाब देंगे इसमें संधि कौन सी है? यण संधि। इसी प्रकार से हम री का उदाहरण लेते हैं, जैसे धात्री प्लस अंश। तो यहां देखिए तय में मात्रा किसकी है? री की।
री की मात्रा, छोटी री की मात्रा को एक बार रीड किया जाता है, बड़ी री की मात्रा को 2 बार। तो देखिए यहां जब हम देखेंगे तो स्वर कौन सा है, री। आगे स्वर कौन सा है, कई बच्चे कहते हैं साहब ए नहीं है, अम है। अम का मतलब ये अनुस्वार है, और अनुस्वार अयोग वाह वर्ण की श्रेणी में आता है जिसका उच्चारण बिना ए के संभव, यानी बिना स्वर के संभव नहीं है। तो इसका उच्चारण करने के लिए हम ए, अंग, ए, विसर्ग का उच्चारण करने के लिए हमने ए की सहायता ली तो ए बन गया। अनुस्वार का उच्चारण करने के लिए हमने ए का योग किया, अयोग वाह बन गया। देखिए री के बाद में ए, अनुस्वार और स। जब री हमने निकाला तो आपका तय, हलन तय और धा का धा। अब री के बाद में क्या आ रहा है, तो री के बाद में आ रहा है ए। जब री के बाद में ए आ रहा है तो समान आ रहा है कि असमान, बोले साहब असमान आ रहा है। री के बाद में री आ जाता तो समान हो जाता। तब री के बाद में असमान स्वर, तो यह संधि का नियम बखूबी कार्य कर रहा है। यहाँ री है, प्लस का चिन्ह यहाँ है, उसके बाद असमान स्वर होना चाहिए। यहाँ री है, प्लस का चिन्ह है, उसके बाद में असमान स्वर है। तो री के स्थान पर आदेश क्या कर देना है, र। जब री के स्थान पर हम आदेश करेंगे र, आगे शब्द बचा अंश, आधा तय, धा का धा। अब देखिए संयुक्ताक्षर यदि आपने पढ़ी हो, तय और रे को मिलाने से त्रय बनता है, तो धा का धा, तय रे ए को मिलाओ त्रय, ऊपर अनुस्वार, शब्द बन गया आपका धात्रिंश। तो संधि कौन सी है, संधि है यण संधि। इसी प्रकार से अंतिम उदाहरण हम और देख लेते हैं। अंतिम उदाहरण कौन सा है, तो अंतिम उदाहरण है द्रि प्लस आकृति। अब यहां पर बच्चे कंफ्यूज ना हो, जिस प्रकार से त्रि में से आपने री को पृथक किया और तय को पृथक किया, सेम आप यहां री को और लय को पृथक ना करें, क्योंकि लृ हमने पढ़ा है, लृ स्वयं एक संस्कृत व्याकरण में स्वर है। तो ये लृ तो पूरा का पूरा स्वर है। तो यहाँ स्वर कौन सा है, बोले साहब यहाँ लृ स्वर है। आगे क्या है, आ, यहाँ पर क्या है, कृति। तो हम यहाँ ये पाएंगे कि लृ के बाद में लृ नहीं आ रहा है, आ रहा है, तो असमान स्वर आ रहा है। जब लृ के बाद में असमान स्वर आएगा तो यण संधि का नियम कार्य करेगा। लृ के बाद में असमान स्वर आ रहा है तो लृ के स्थान पर केवल आधा लय कर दो। तो यहाँ हमने परिवर्तन कर दिया, ये हमारा परिवर्तन हो गया, बस इसी का नाम संधि। आगे जो जैसा है वैसा लिखो, आ क्री ती, तो लय में आ को मिलाओ, ला क्री ती। अब आपका शब्द क्या बना, लृ प्लस आकृति बराबर लाकृति, और संधि कौन सी हो गई, यण संधि। तो इस प्रकार से अनेक उदाहरण है जो आप यहाँ यत्र तत्र जहां आपको मिले किताब में, पासबुक में, तो आप इस मेथड के आधार पर आप इनको जोड़ करके और बिल्कुल यण संधि का नियम लगा करके और शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। फिर हम पढ़ें आगे, तो आगे हम पढ़ेंगे स्वर संधि, सवर्ण दीर्घ संधि। कौन सी स्वर संधि, सवर्ण दीर्घ संधि, तो बड़ी ही सबसे इजी संधि माना जाता है इसको। तो स्वर संधि में दूसरा जो हमारा प्रकार है उसको हम कहेंगे सवर्ण दीर्घ संधि। तो देखिए कई बच्चे इसको सीधा दीर्घ संधि बोलते हैं, तो मेरे ख्याल से इसको दीर्घ संधि नहीं बोला जाना चाहिए, इसको बोला जाना चाहिए सवर्ण। समान वर्णों में जो दीर्घ होता है उस संधि का नाम है सवर्ण दीर्घ संधि। सूत्र है अकय सवर्णी दीर्घ है। सीधा मतलब ये जान लीजिए आप कि ए या आ प्लस ए या आ बराबर आ, ई या ई प्लस ई या ई बराबर ई, उ या उ प्लस उ या उ बराबर उ, री या री प्लस री या री बराबर बड़ा है। तो ये हमारी दीर्घ संधि का नियम। प्लस के चिन्ह से पहले चाहे छोटा ए आए चाहे बड़ा है, प्लस के चिन्ह के बाद चाहे छोटा ए आए चाहे बड़ा, आप इन दोनों को मिलाकर क्या कर देंगे, आ। इसको कहा जाता है एकादेश, अर्थात प्लस के चिन्ह से पहले वाले वर्ण और प्लस के चिन्ह के बाद वाले वर्ण
दोनों वर्णों के स्थान पर एक आदेश कर देना, एक वर्ण का आदेश करना क्या कहलाता है? एकादेश। तो स्वर्ण संधि के अंदर जो परिवर्तन होता है वह परिवर्तन एकादेश में होता है, यानी प्लस के चिन्ह से पूर्व और प्लस के चिन्ह के यानी धन के चिन्ह के बाद वाले दोनों वर्णों को मिलाकर के एक वर्ण आदेश कर देना, ये क्या है? एकादेश कर देना। तो ए आ प्लस ए आ बराबर आ। तो देखिए विद्या प्लस आलय, प्लस के चिन्ह से पहले स्वर कौन सा है? आ। प्लस के चिन्ह के बाद में आ, शेष भाग बच गया लय। इस द्या में से आ को जब हमने पृथक कर लिया, अलग कर लिया, तो शेष बचा द्य, इधर बच गया वी। अब प्लस के चिन्ह से पहले आ और बाद में भी आ, तो इधर भी आ हो इधर भी आ हो, तो आ प्लस आ बराबर आ। तो हमें करना क्या है? हमें करना है एकादेश। एकादेश का मतलब इन दोनों के स्थान पर हमने क्या किया? एक ही आदेश किया, बस आ। तो ये हमारा हो गया एकादेश। तो विद्या आ प्लस आ बराबर आ, ये परिवर्तन हो गया। इस परिवर्तन का नाम संधि है। बस हमने जो परिवर्तन करना था हमने हमारा परिवर्तन किया। इधर वाले अक्षरों को इधर लिख दो, इधर वाले वर्णों को इधर लिख दो। तो द्य का मतलब ये हमने द्य लिखा, वी का मतलब ये वी लिख दिया, ले का मतलब ले लिखा, और ये का ये, अर्थात इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। अब क्या करेंगे? अब हम इसको जोड़ देंगे। तो वी लिखा हुआ है, द्य में आ को ऐड करो, द्या ले ये, अर्थात जो विद्या और आलय पृथक पृथक शब्द थे उनको मिलाकर के हमने एक आ को हटा दिया तो शब्द बना विद्यालय। और संधि कौन सी होगी? सवर्ण दीर्घ संधि। इसी प्रकार से ई या ई प्लस ई या ई बराबर क्या होता है? जैसे शब्द है रवि प्लस इंद्र, तो प्लस के चिन्ह से ठीक पहले आपको वह दिखाई दे रहा है, लेकिन बोलिए रवि, लास्ट में है ई, अर्थात ये हो गया ई, ये वह, फिर क्या है? र। प्लस के चिन्ह के बाद में क्या है? ई, आधा न और द्र। तो ई प्लस ई बराबर क्या होगा? तो यहां हम देखेंगे नियम में कि प्लस के चिन्ह से पहले भी ई है, प्लस के चिन्ह के बाद में भी ई है, तो ई प्लस ई के स्थान पर क्या कर देना है? एकादेश। और एकादेश क्या करना है? बड़ा ई। तो यहाँ ई और ई के स्थान पर एकादेश हमने किया ई। बस जो परिवर्तन हमने करना था वह परिवर्तन हमने किया। शेष वैसा का वैसा, वे का वे, रे का रे, आधा न और द्र मिलाएंगे तो रे, वे में बड़ी ई की मात्रा तो बड़ी ई की मात्रा, आधा न द्र, शब्द बन गया रविंद्र। और इस रविंद्र शब्द में संधि कौन सी है? तो साहब हम कहेंगे इसमें संधि है सवर्ण दीर्घ संधि। अब देखिए इसी प्रकार हम एक उदाहरण देख लेते हैं किसका? ऊ का। तो देखो लघु प्लस उपदेश। अब लघु प्लस उपदेश में यहां प्लस के चिन्ह से ठीक पहले स्वर कौन सा है? उ। आगे स्वर कौन सा है? उ। जब घु में से उ की मात्रा हमने निकाली तो शेष क्या बचेगा? आधा घ। यहां पर क्या बचेगा? ल। प दे स। तो यहां प्लस का चिन्ह के बाद में और पहले क्या आ रहा है? उ। तो हम देखेंगे नियम में यहां पर भी उ है, यहां पर भी उ है, तो ओ और उ को मिलाकर क्या कर देंगे? बड़ा उ। क्या करेंगे? एकादेश। एकादेश का मतलब दोनों के स्थान पर हमने एक ही आदेश किया, उ प दे स। इधर क्या है? घ ल। अब मिला दीजिए, ल का ल, घ में बड़ी यू की मात्रा घु, प दे स, और आपका शब्द बन गया लघुपदेश है। और संधि कौन सी हो गई? तो संधि हो गई सवर्ण दीर्घ संधि। अब एक अंतिम उदाहरण और देख लेते। तो री, जो री का जो उदाहरण है वह किस प्रकार से? तो हम ये देखेंगे शब्द है पितृ प्लस ऋणम। अब पितृ प्लस ऋणम, तो प्लस के चिन्ह से ठीक पहले तय में कौन सा स्वर है? छोटा री। बाद में भी क्या है? छोटा री। इधर णे का णे, मे का मे, इधर आधा तय और पी का पी।
अब देखिए री प्लस री, हम नियम देखेंगे प्लस के चिन्ह से पहले भी री है, प्लस के चिन्ह के बाद भी री है, तो री और री दोनों के स्थान पर एक आदेश क्या करेंगे, बड़ा री। तो इन दोनों के स्थान पर हमने क्या किया, बड़ा री। ने का ने, में का में, इधर क्या बचा आधा तय, और पी का पी। तो मिला देंगे, जब मिला देंगे तो पी का पी। तय में बड़ी की मात्रा, तो बड़ी री की मात्रा जो है दो बार ऐसे बड़ी री की मात्रा लगाएंगे, ने का ने और में का ने, शब्द बन गया आपका पितृणम। इसी प्रकार से आप बहुत सारे उदाहरणों को एक साथ लेकर के इस नियम के आधार पर आप अभ्यास कर सकते हैं। यण संधि का आप अभ्यास कर सकते हैं, इस दीर्घ संधि का, और अपनी संधि के अंदर जो है आप पारंगत हो सकते हैं।